लुड्विकोविच पोलैंड के ठीक बाहर मौजूद एक वादी में एक गोलाकार स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसका नाम है हेंज या फ्लाई ट्रैप। हम एक वादी के बीचों बीच हैं जिस पर एसएस ने कब्जा कर लिया था और फिर इसे एक खुफिया रिसर्च, डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल फैसिलिटी बना दिया था। यहां कड़ा पहरा रहता था। इस वादी के अंदर 3 सुरक्षा घेरे हुआ करते थे जो कुछ खास इलाकों को एक दूसरे से अलग करते थे। उनमें से सबसे अंदरूनी घेरे के अंदर ये स्ट्रक्चर बना है और ये बहुत रहस्यमयी है। जाने माने विद्वान कहते हैं कि यह स्ट्रक्चर एक कोयले की खान में इस्तेमाल होने वाले कूलिंग टावर के लिए बना कंक्रीट का सपोर्ट बेस था। लेकिन विटकाउस्की और दूसरे लोगों के मुताबिक इस वादी में अगर सिर्फ एक एनर्जी प्लांट होता तो जर्मन हाईकमांड यहां पर इतनी फौज तैनात नहीं करती। उनका कहना है कि इस हेंज को एक नई और बेहद आधुनिक मशीन को टेस्ट करने के लिए बनाया गया था जिसका नाम था डिग्लॉका या द बेल। ये बेल या डिग्लाक शायद थर्ड राइक के सबसे खास और खुफिया प्रोजेक्ट्स में से एक था। ये इतना खुफिया था कि शायद हिटलर को भी इसके बारे में सब कुछ पता नहीं था। ऐसे बहुत से सबूत हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि वैज्ञानिक, जिनमें हर्मन ओबर्थन और वर्नर वॉन ब्राउन जैसे लोग शामिल थे, जो किसी घंटे के आकार के क्राफ्ट पर काम कर रहे थे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तकनीक से उड़ता था। बेल के जो बचे हुए चित्र मिले हैं उसमें दिखता है कि उस पर सिरेमिक की परत थी और वो लंबाई में 10 फुट और डायमीटर में 5 फुट का था। उसका डिजाइन आजकल के एरोडायनेमिक नियमों से एकदम उल्टा है। अगर हम उड़ने के लिए एक घंटे के आकार का जहाज बनाते हैं तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि उसे एरोडायनेमिक कैसे बनाएं ताकि उसे अगल बगल में और आगे या पीछे ले जाने में परेशानी ना हो, क्योंकि उसे अपने बड़े क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ हवा के बीच से गुजरना होगा और इस वजह से उस पर काफी ड्रैग पैदा होगा। तो अगर हमें सिर्फ एक होवरक्राफ्ट बनाना हो जो ऊपर नीचे जाता हो तब तक सब ठीक है, लेकिन ऐसे आकार के साथ आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर बेल कोई नया हवाई जहाज नहीं था तो फिर वो क्या था? कुछ एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट के मुताबिक वो बेल शायद असल में एक टाइम मशीन थी। ऐसे कुछ वॉर्टिसेस होते हैं जिनका नाम सोलिटन्स होता है, जो कि बाहरी दुनिया से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की मदद से अलग रहते हैं। हाल ही में हुए रिसर्च से पता चलता है कि ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स के बीच जितना वैज्ञानिकों को पहले लगता था उससे कहीं ज्यादा गहरा ताल्लुक है। यूनिवर्स के नियम हर जगह एक जैसे होते हैं, तो अगर आप सही तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और बहुत हाई वोल्टेज पैदा करें और उसे खास तरीके से पल्स या फेस करें तो एक कमाल की घटना घटित हो सकती है। आप चीजों को गायब करके वापस ला सकते हैं। तो हो सकता है कि वो लोग इस बारे में रिसर्च कर रहे थे और वो नाज़ी बेल शायद उस वक्त के हुक्मरानों की ऐसी ही एक फ्लाइंग मशीन बनाने की कोशिश में थे जो किसी तरह की एडवांस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती थी। पर क्या टाइम ट्रैवल सच में मुमकिन है? जर्मनी में पैदा हुए फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक नियमों के हिसाब से यह मुमकिन था। उनकी थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी ने यह साबित किया था कि अगर हम बहुत तेज रफ्तार से जाएं तो वक्त धीमा हो सकता है। इससे यह भी साबित होता है कि हम भविष्य में भी जा सकते हैं अगर हम बेहद तेज रफ्तार से सफर करें और आपके लिए वक्त बहुत धीरे धीरे बीतता है तो आप आखिर में जाकर जहां मौजूद थे उसके मुकाबले काफी आगे के भविष्य में पहुंच जाएंगे। जनरल रिलेटिविटी को समझना ज्यादा मुश्किल है, जिसमें आइंस्टाइन ने ग्रेविटी के बारे में बात की कि ग्रेविटी कैसी होती है और उसके मुताबिक स्पेस टाइम आपस में जुड़े होते हैं और आप उसे बदल भी सकते हैं। और अगर हम स्पेस और टाइम में सही तरह से बदलाव कर पाए तो हम लोग वक्त में पीछे भी जा सकते हैं। इस बात का तो कोई सबूत नहीं है कि बेल को विश्व युद्ध में इस्तेमाल किया गया था, मगर जब एलाइड देशों की सेना जर्मनी में घुसी तो इस पूरे प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया और इसका कमांडर एसएस जनरल हांस कामलर अचानक गायब हो गया।
एसएस जनरल हांस कामलर उसकी सुरक्षा के बदले नाजियों के खिलाफ जाने वाला था, लेकिन जंग के आखिर में वो कहीं गायब हो गया। तो हांस कामलर कहाँ गया और वो क्या लेकर गया था? मुझे लगता है वो बेल ले गया था। क्या उसने कोई वर्म होल बनाया था या कोई स्टारगेट बनाया था? क्योंकि नाजी तो उसी पर काम कर रहे थे। क्या कामलर और बाकी के नाजी इंसाफ से बचने के लिए बेल की मदद से किसी और वक्त में चले गए थे, या शायद किसी और ग्रह पर? सन 1945 में जाकर जर्मनी जंग में हार चुका था, और जब एलाइड देशों की फौज बर्लिन तक पहुंच गई थी तो जर्मन वैज्ञानिक और इंजीनियर्स अपनी लेबोरेटरीज छोड़कर भाग गए। हिटलर की अनोखे हथियार की तलाश नाकाम हो गई, बल्कि अमेरिकन सरकार ने ऐसा आधुनिक हथियार बना लिया जो उनकी जीत की वजह बना, और वो खास हथियार था उनका एटॉमिक बॉम्ब। लेकिन एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट के मुताबिक वैसा ही या शायद उससे भी खतरनाक हथियार दुनिया में बहुत पहले भी मौजूद था, और उसे 3000 साल पहले जिस जगह इस्तेमाल किया गया था वो अब भारत का हिस्सा है। एक बिना ड्राइवर की हवाई गाड़ी आसमान से गुजर रही है। वो सुपरसोनिक रफ्तार से चलते हुए, आग उगलते हुए खतरनाक मिसाइलें छोड़ रही थी जो शिकार को ढूंढकर उड़ाती थी। उनका असर भयानक था और वो बेहद खतरनाक हाईटेक हथियार थे, लेकिन जो सुनने में किसी यूएस मिलिट्री ब्लैक प्रोजेक्ट की कहानी लगती है वो असल में ऐसी घटना है जिसके बारे में 2500 साल पहले हिंदुओं की धार्मिक ग्रंथ महाभारत में लिखा गया था। अगर हम भारत की प्राचीन कहानियों को देखें तो उनमें वाकई देवताओं के बीच हुई लड़ाई की बात कही गई है। अगर आप प्राचीन हिंदू ग्रंथों को पढ़ें तो उनमें खतरनाक हथियारों की बात लिखी हुई है, जैसे मिसाइल्स, एटॉमिक वेपन्स, मैसिव लेजर वेपन्स जो पूरे शहर को पिघला या तबाह कर सकते हैं। मैं ये नहीं मानता कि हमारे पूर्वजों ने सिर्फ अपने मन से ये कहानियां सोची होंगी। जब इंसानों ने लिखना शुरू किया तो सबसे पहले अपना इतिहास लिखा। सबसे पहले जिन बातों के बारे में लिखा गया था वो सच्ची घटनाएं थीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि जंग के बारे में लिखी गई सबसे प्राचीन बातों में ऐसे ऊंचे दर्जे के हथियारों की बातें थीं जिनकी खोज इंसानों ने हजारों सालों बाद की है? इस सवाल के जवाब में एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट उन ढेरों खतरनाक हथियारों की ओर इशारा करते हैं जिनके बारे में महाभारत में लिखा है, जिनमें से कई उन हथियारों जैसे हैं जो आजकल की फौजों के पास हैं। उनमें शामिल हैं विष्णु के आग उगलने वाले हथियार जो शिकार को ढूंढने की काबिलियत रखते थे। विष्णु के पास नारायण अस्त्र नाम की फ्लाइंग गाइडेड मिसाइल थी। उसे छोड़ते ही वो उस हर चीज को तबाह कर देती थी जो भी हिल रही होती थी। तो ग्रंथों में लिखी बात के मुताबिक वो मोशन डिटेक्टिंग वेपन थे, जैसे हमारे आधुनिक जमाने के हथियार होते हैं। उनके पास गर्मी को ढूंढने वाला हथियार भी था। हीट सीकिंग किसी को भी ढूंढने का बहुत कारगर तरीका है। अगर आप किसी हवाई जहाज के पीछे जाते हैं और उस पर ये मिसाइल छोड़ते हैं जो उसके इंजन की गर्मी को ट्रैक कर रही हो, तो फिर आप उस प्लेन के पीछे से हटकर कहीं और जा सकते हैं और वो मिसाइल फिर भी अपने शिकार को ढूंढकर मारने का काम कर लेगी। मुझे पता है कि कुदरत में कुछ खास शक्तियां हैं जिनसे तूफान आते हैं, बिजली कड़कती है, भूकंप आते हैं, लेकिन कोई भी सिर्फ उन्हें देखकर सीधे हीट सीकिंग मिसाइल्स के बारे में कैसे लिखेगा? गाइडेड मिसाइल्स के अलावा महाभारत में देवताओं द्वारा इस्तेमाल होने वाले कई ऊंचे दर्जे के हथियारों के बारे में लिखा है। महाभारत ग्रंथ में 46 अलग अलग हथियारों के बारे में लिखा है।
और हर हथियार एक खास काम करता था। जैसे पशुपति के पास एक ऐसा हथियार था जो 7 अलग अलग तीरों में बदल जाता था। फिर इस तरह वो 7 अलग अलग जगहों पर एक साथ वार करता था। साल्वा भगवान के दुश्मन थे जो अपना रथ गायब कर सकते थे। हम एक ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो कि उड़ती थी और खुद को छिपा भी लेती थी। वो लोगों को बेहोश भी कर सकते थे, यानी कि उनके पास नर्व गैस जैसा भी कुछ मौजूद था। उसमें जिन हथियारों के बारे में लिखा है वो इतने आधुनिक थे कि वो परग्रही जीवों के ही हो सकते हैं।